हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। 16 सितंबर की क्लास है और फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आज की क्लास की खास बात क्या है? आज आपको अच्छी अच्छी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स रीड करने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो पूरा ध्यान देना, लंबे सेंटेंसेस को कैसे पढ़ा जाता है आज अपने, ठीक है, इस पर स्पेशल फोकस देंगे। क्लास को शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में एंड दीज आर योर क्वेश्चंस। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के, बीच में वोकैबुलरी, लास्ट में ग्रामर। मन से क्लास को लेना है और 10 में से 10 अपने को नंबर मिलने चाहिए, अपना ये ऑब्जेक्टिव है। सॉल्यूशंस क्विज के क्लास के अंत में करवाएंगे। पूरे मन से क्लास को लेना। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? किसी से आशा, आशाएं की बात कर रहा है जो बड़ी अनरियलिस्टिक हैं, जो रियल नहीं है, जो देखने में लगता है कि पूरी नहीं होंगी। तो शायद हमने भी बहुत आशाएं बांध दी हैं कि भारत रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा सकता है। ये एक्सपेक्टेशंस उतनी ज़्यादा सच होने वाली नहीं है ना, अनरियलिस्टिक है। कह रहे हैं इंडियाज़ एफर्ट्स एट पीस मेकिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन हैव लिमिटेड पोटेंशियल। कह रहा है भारत के जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, और किस चीज़ को लेकर के? पीस मेकिंग को लेकर के। पीस यानी अमन चैन शांति, मेकिंग यानी बनाना। पीस मेकिंग का मतलब होता है झगड़े को सुलझाना, बीच में बीच बचाव करके मामले को रफा दफा करना। कह रहा है भारत की जो कोशिशें हैं मामले को रफा दफा करने की, रशिया और यूक्रेन के बीच, उन सभी कोशिशों की लिमिटेड पोटेंशियल है, बहुत ही सीमित उनके अंदर संभावनाएं हैं। ये दोनों कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा उलझी हुई हैं एक दूसरे के साथ में कि भारत जैसा देश भी सुलझाने में उतना कामयाब शायद ना हो। तो लिमिटेड है हमारी पोटेंशियल, हमारी संभावनाएं सीमित हैं। हमारे एफर्ट्स, इंडिया एफर्ट्स सब्जेक्ट है, हैव इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट जो अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी, है ना। एफर्ट्स लिखा हुआ है तो हैव है, अगर एफर्ट होता तो यहाँ पे हैज़ आना चाहिए था। चलिए, पीस मेकिंग मैंने आपको भी बताया एक वर्ड, मामले को रफा दफा करना, झगड़े को सुलझाना। अगर दो कंट्रीज़ के बीच में, दो आर्मियों या फौजों के बीच में गोलीबारी हो रही हो और अगर गोलीबारी बंद हो जाए तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीज फायर, युद्ध विराम। लेकिन सीज फायर के लिए अपने पास एक और बढ़िया वाला वन वर्ड है, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा। एक बार थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, मैं करवा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चंस बीच में इसलिए पूछता हूँ आपको क्लास वाली फीलिंग आए, है ना। चलो, अच्छा जो वन वर्ड है युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए, वो है, लिख दूं मैं? जिन बच्चों को याद है कमेंट्स में डाल दो। चलो, आर्मिस्टिस। ठीक है, आर्म यानी हथियार, आर्मिस्टिस यानी हथियार डलवाना, एक दूसरे से झगड़े को सुलझाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पर नजर डालते हैं। 5 वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लो ताकि मोटे मोटे वर्ड्स देखने के बाद क्लास को स्मूथली पढ़ सको। लेक्चर अगर आपको अच्छे लगते हैं, बेनिफिट मिलता है तो एक लाइक दे दिया करो। ये लो कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल को सपोर्ट करने का, आपका लाइक्स। ये यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए तो डाउनलोड करें YET योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको एसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और SSC के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल PO के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। चलिए, वोकैब शीट अपनी है। स्टेलमेट पहला वर्ड है, स्टेलमेट। थोड़ा जूम इन करता हूँ। अगर आपने चेस खेला हो तो लास्ट में अगर दोनों राजा रह जाएं
बाकी सब प्यादे हाथी घोड़े सब के सब ख़त्म हो जाएं, क्वीन वीन, तो दोनों राजा जो हैं एक दूसरे को ना हरा सकते हैं। वो चेस का गेम जो है वहीं पे ख़त्म हो जाता है, मतलब कोई भी नहीं जीता, ड्रॉ हो गया। तो अंग्रेजी में ऐसी सिचुएशन को चेस के गेम से निकाला गया है, इस वर्ड को स्टेलमेट, जहाँ पे ना मैं जीता ना आप जीते, दोनों एक जगह फंसे हुए हैं। इसको गतिरोध बोलते हैं हिंदी में, डेडलॉक या ग्रिडलॉक भी बोल सकते हैं। इंडिया एंड चाइना आर ट्राइंग टू ब्रेक द स्टेलमेट ऑन द बॉर्डर इशू। भारत चाइना कोशिश कर रहे हैं गतिरोध को तोड़ने का बॉर्डर इशू पे, बॉर्डर के मामले पे। स्टेलमेट को स्टैंड ऑफ भी बोलते हैं। देखिए हुआ क्या है इसमें स्टैंड ऑफ में, स्टैंड यानी खड़े होना, ऑफ यानी दूर। आपके सामने कोई खड़ा है, बीच में थोड़ा फासला है, ना वो आपको आगे आने देगा ना आप उसको आगे जो है जाने देंगे। तो यही तो हो रहा है चाइना इंडिया के बीच में। अंग्रेजी में इसको स्टैंड ऑफ बोल देते हैं, एक दूसरे को आंख से आंख दिखाना, कर कुछ ना पाना बस, है ना, गतिरोध जैसा। इम्पास और लॉकजाम सिनोनिम्स हैं इसके। स्टैंड स्टिल भी इसका सिनोनिम है, क्योंकि आप स्टैंड है स्टिल होकर के, एकदम रुक करके एक जगह अपनी जगह खड़े हैं, दोनों पार्टियां स्टैंड स्टिल पे हैं। तो वर्ड्स को ब्रेक करके समझा रहा हूँ मैं ताकि आप समझ पाएँ इसको। अगला वर्ड है अपने पास रिवर्ट। रिवर्ट, देखिए बहुत लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस वर्ड को गलत यूज़ करते हैं। आप सीख लोगे तो मेरे ख्याल से गलती ना करोगे। रिवर्ट को लोग यूज़ करते हैं रिप्लाई की जगह। यार आपने मेरे को फ़ोन किया था, मैं आपको रिवर्ट करूँगा, मैंने आपको मेल भेजा था, आपका रिवर्ट अभी तक नहीं आया। तो वो रिप्लाई की जगह रिवर्ट वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जो कि गलत है। रिवर्ट वर्ड का मतलब होता है पुरानी अवस्था में वापस जाना। यूज़ करके दिखाता हूँ इस वर्ड को। द एरिया हैज़ रिवर्टेड टू अ विल्डरनेस आफ्टर द अर्थक्वेक। ये एरिया जो है पुरानी अवस्था में चला गया है, रिवर्ट कर गया है विल्डरनेस की या जंगल की, अर्थक्वेक के बाद, भूकंप के बाद। मतलब इस एरिया में भूकंप आया होगा, लोग चले गए होंगे यहाँ से, सारे घर मकान टूट गए, फिर से यहाँ जंगल बस गया। तो जंगल से शुरू हुआ था, फिर शहर बना, फिर जंगल बन गया। तो जब आप पुराने जंगल की अवस्था में गए, पुरानी स्टेट में गए, यू हैव रिवर्टेड टू अ विल्डरनेस। समझ गए? अब इस वर्ड को सही तरीके से यूज़ करना। इसको टर्न बैक करना, रिग्रेस करना, रिलैप्स करना, रिटर्न करना भी बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड अपने पास ऐसे। अब ये वर्ड तो सबको पता होगा, ऐसे का मतलब होता है लेख। गाय का ऐसे, माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे, मेक इन इंडिया पे ऐसे लिखते थे ना अपने, लेकिन वो नाउन फॉर्म में होता है। वर्ब फॉर्म में ऐसे वर्ड का मतलब है किसी चीज़ के लिए बहुत कोशिश करना, भरसक प्रयास करना, टू ट्राई और अटेम्प्ट समथिंग। ये वर्ड जो ऐसे वर्ब फॉर्म वाला बना है, एक्चुअल में वो ऐसे वर्ड से नहीं बना, वो एक दूसरे वर्ड से बना है, ASSAY। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ, बदलते हुए ज़माने के साथ में, ये ऐसे वर्ड आजकल ये ऐसे वर्ड की तरह यूज़ होता है। हालांकि ये वर्ड भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, आपको ये वर्ड मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन इसकी जगह आजकल स्पेलिंग को चेंज करके ये वाला वर्ड यूज़ करने लग गए हैं। तो ये ऐसे का कोई लेख से कनेक्शन नहीं है, इस वर्ड से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। स्पेलिंग चेंज हो जाती है ना वक्त के साथ में, 50-100 सालों में। कह रहे जी द मैनेजमेंट एसेड वेरियस स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैनेजमेंट ने कोशिश की, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसे किया उन्होंने, अलग अलग स्ट्रेटजी को भरसक प्रयास किया लगाने का। सीख करना, अटेम्प्ट करना इसके सिनोनिम है। यू विल सी दिस न्यू वर्ड ऐसे इन द आर्टिकल टुडे। अगला है अपने पास वन वर्ड कम्युनिके। ये कम्युनिकेशन से ही बना है, फॉरेन वर्ड है। कम्युनिके होता है एक जॉइंट स्टेटमेंट आफ्टर अ मीटिंग। अगर ब्रिक्स की समिट है, आसियान की समिट है, क्वाड की समिट है, तो जब ये सब ग्रुपिंग्स मिलती हैं, G7, G8, तो लास्ट में एक कंक्लूजन वाली एक स्टेटमेंट देती हैं कि हमारी समिट में, हमारी इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हम सब इस बात पे सहमत हैं। तो उस जॉइंट स्टेटमेंट को, ऑफिशियल रिपोर्ट को बोल देते हैं कम्युनिके। ठीक है, वन वर्ड है, याद रखना। G7 कम्युनिके फोकस्ड ऑन रशिया's अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। G7 समिट का या मीटिंग का जो कम्युनिके था, जॉइंट स्टेटमेंट था, कंक्लूजन वाला, वो फोकस कर रहा था रशिया के एग्रेशन को जो यूक्रेन के खिलाफ रशिया कर रहा है। प्रोक्लेमेशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं इसको। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है अपने पास, इंपॉर्टेंट वर्ड, हिंदी में जिसको आप अपशगुना बोलते हैं या अपशगुन बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं फॉरबोर्डिंग। जैसे कोई अपशगुन काम हो गया, घटना हो गई, तो आप उसको बोलेंगे फॉरबोर्डिंग इवेंट है ना, इस तरीके से। फॉरबोर्डिंग को, अपशगुने को ऑमिनस भी बोलते हैं। ऑमिनस,
आज ये ominous नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। अ क्रैश इन क्रूड प्राइसेस इज फॉरवर्डिंग फॉर द ग्लोबल इकॉनमी। तेल के दामों में अगर मंदी आ जाए तो वो फॉरवर्डिंग होती है या अपशगुनी होती है पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए। फॉरवर्डिंग का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी अपशगुने का बिल्कुल उल्टा होता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस शगुन भरा। अगर किसी का शादी का कार्ड पढ़ना आप अंग्रेजी में अगर लिखा हो तो ऑन दिस ऑस्पिशियस डे गुप्ता फैमिली इनवाइट्स यू टू द वेन्यू, जो भी जगह का नाम है ना, इस शगुन भरे दिन पे गुप्ता परिवार आपको आमंत्रित करता है। तो यहाँ से वर्ड आप पकड़ोगे शादी के कार्डों पे। चलिए रैप अप करेंगे वो कैब को। चलिए एक समरी आपको दें आर्टिकल की। वो बीच में एक मीम चला था ना, पापा वॉर रुकवा दी, तो वो पापा वॉर रुकवा दी वाला जो है ना मीम, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है सीरियसली। और रशिया यूक्रेन की वॉर को सुलझाने के लिए, इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए भारत भरसक कोशिश कर रहा है। रिसेंटली हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं डोवाल साहब, ये रशिया भी गए, प्रेसिडेंट पुतिन से मिले। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये कोशिशें ऑलरेडी तुर्की और हंगरी कर चुके हैं। तीसरा कंट्री है भारत जो कि करना चाहता है। लेकिन ये कंट्रीज़ रशिया और यूक्रेन आपस में एक दूसरे उलझे हुए हैं, इतने ज़्यादा एक दूसरे के खून के प्यासे हैं कि वॉर इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं रुकेगी। कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और कंट्रीज़ को बीच में लाना पड़ेगा, दोनों को एक टेबल पे बिठाना पड़ेगा, तभी इस वॉर का अंत हो सकता है। तो आज की टोन है स्केप्टिक। अपना स्केप्टिसिज्म या डाउट दिखा रहा है भारत के कोशिशों पे, और थोड़ी है रियलिस्टिक कि भाई अपने को ख्याली गुलाब नहीं बनाने हैं, रियलिस्टिक होकर के देखना है। शायद उतने स्केल पे वॉर को हम ना रुकवा पाएँ जितना हम चाहते हैं। कह रहा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल्स विजिट टू रशिया हैड आउटकम्स ऑफ पोटेंशियल बायलैटरल एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। कह रहा है जो हमारे NSA हैं डोवाल साहब, इनकी जो विजिट है रशिया के लिए, जो रशिया जाके आए हैं, इसके रहे ऐसे आउटकम्स, ऐसे नतीजे जिनमें संभावना है ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस की, ऐसे परिणामों की, नतीजों की जो बायलैटरल और जियोपॉलिटिकल हो सकते हैं, जो दो तरफा और अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। तो इस जो विजिट से ना दो तरह के आउटकम हमें मिलेंगे। एक तो इंडिया रशिया और इंडिया चाइना, इस तरह के बायलैटरल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, कुछ नतीजे हमें देखने को मिलेंगे रिश्तों में। और अंतर्राष्ट्रीय नतीजे ये निकलेंगे कि इससे शायद वॉर में कुछ कमी आए, वॉर थोड़ी सी शांत हो जाए। डोवाल्स विजिट की वर्ब है हैड। द विजिट हैड आउटकम्स। बायलैटरल मतलब दो तरफा, यूनिलैटरल मतलब एक तरफा, मल्टीलैटरल मतलब जिसके बहुत सारे तरफ हों, बहुत सारे एस्पेक्ट हों, बहुआयामी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यूनिलैटरल, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, जितनी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं उतने लेटरल आप लगा देते हैं। कह रहे जी एट द मीट ऑफ हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग, हिज one-on-one मीटिंग्स विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर एंड सीनियर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पोलिट ब्यूरो ऑफिशियल वैंग यी वर इन द स्पॉटलाइट एज वेल। कितना लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत छोटा है। कह रहा है जी जो मीट हुई हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की, जैसे डोवाल साहब हैं, चाइना की तरफ से कोई, रशिया की तरफ से कोई, कह रहा है जो ब्रिक्स ग्रुपिंग के, ब्रिक्स कंट्री के जो हाई जो है लेवल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, उनकी मीटिंग में हुआ क्या। अजीत डोवाल की जो one-on-one मीटिंग्स थी, एक तो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ रशिया के, और दूसरा चाइना के सीनियर डिप्लोमेट के साथ में, और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं जो वैंग यी जिनका नाम है। कह रहा है इनकी जो ये one-on-one मीटिंग्स थी ना इन दोनों के साथ में, इन मीटिंग्स के ये जो मीटिंग्स थी ये थी इन द स्पॉटलाइट, ये सबकी नज़रों में थी साथ ही। समझ गए? सब्जेक्ट है आपकी one-on-one मीटिंग्स, वर्ब है उसकी वर। स्पॉटलाइट में होना, सबकी नज़र में होना, हाईलाइट होना, सबके सामने उभर करके आना। कह रहा है जी द मीट ऑफ ब्रिक्स NSAs केम अहेड ऑफ द ब्रिक्स समिट इन अक्टूबर। कह रहा है जो ब्रिक्स NSA की जो मीट है, अब ये क्या है ब्रिक्स NSA, जो ब्रिक्स ग्रुप है उसके जो सभी ग्रुप के जो कंट्रीज़ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, है ना, कह रहा है इनकी जो मीट थी ये केम हुई, ये आई बिल्कुल पहले या अहेड ऑफ या बिफोर ब्रिक्स की समिट के जो होगी अक्टूबर में। और ये क्या करेगी, कह रहा है जी विच विल ब्रिंग PM मोदी, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड द लीडर्स ऑफ ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड द UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया
टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहे ये वही ब्रिक्स समिट है अक्टूबर वाली जो इन सब लोगों को ब्रिंग करेगी टुगेदर। हमारे पीएम, चाइना के प्रेसिडेंट, है ना, लीडर्स आएंगे ब्राज़ील से, साउथ अफ्रीका के, यूएई के, अरेबिया के, ईरान, इजिप्ट, है ना, ये सारी नई कंट्रीज ऐड हुई हैं ब्रिक्स में। और ये कब आएंगे? पहली दफ़ा आएंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम आएंगे। और कब से? ये फर्स्ट टाइम है सिंस द ग्रुपिंग वॉज एक्सपेंडेड इन 2023, जब से इस ब्रिक्स ग्रुपिंग को एक्सपेंड किया गया था, बढ़ाया गया था 2023 में। तो ये होगा इस मीट में। अक्टूबर की मेन मीटिंग से पहले एक छोटी मीटिंग हो रही है जिसमें डोवाल साहब गए हैं और सभी कंट्रीज़ के डोवाल साहब, सभी कंट्री के एनएसए जो हैं उस वहाँ पे मीटिंग के अंदर होंगे, है ना, छोटी वाली मीटिंग में। मीट की वर्ब है केम, अहेड ऑफ का मतलब है बिफोर या प्रायर, विच आया है ब्रिक्स समिट अक्टूबर वाली, विच की वर्ब है विल ब्रिंग। ब्रिंग ऑल ऑफ दीज टुगेदर, ब्रिंग ऑल ऑफ दीज टुगेदर। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखना आप, इन सब को लेकर के आएंगे, ब्रिंग ऑल ऑफ दीज टुगेदर। ग्रुपिंग की वर्ब है वॉज एक्सपेंडेड सिंस इट वॉज डन इन 2023। चलो इजी लग रहा है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा। कह रहे जी द डोवाल वैंग यी मीटिंग वॉज नो लेस इंपॉर्टेंट। डोवाल साहब और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग थी वो भी कम इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। और क्यों? कह रहे जी गिवन दैट द टू हाई लेवल ऑफिशियल्स वर मीटिंग in the wake of intensified China-India contacts to resolve the 4-year-old military standoff। कह रहा है वो इसलिए given that का मतलब जानते हैं ना आप, given that का मतलब होता है इस चीज़ को देखते हुए या इसलिए। ये मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट थी डोवाल साहब की और वैंग यी की, क्योंकि दोनों हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो हैं, हाई लेवल ऑफिशियल्स जो हैं, ये मिल रहे थे इस परिदृश्य के साथ, इस बैकग्राउंड के साथ, इस घटना के बाद, इन द वेक ऑफ, जो है बहुत ज़्यादा जोरों पे चलने वाले इंटेंसिफाइड इंडिया चाइना के कॉन्टैक्ट का या बातचीत का। और बातचीत हो रही है रिजॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए 4 साल पुराने एक मिलिट्री के स्टैंड ऑफ को। स्टैंड ऑफ याद है ना, जहाँ पे मामला अटका हुआ है, गतिरोध। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों ऑफिशियल जो हैं बॉर्डर पे भी बार बार मिलते रहते हैं, और उसी के दौरान ये चाइना में भी एक बार, रशिया में भी एक बार जाकर के फिर मिले। और ये सारा स्टैंड ऑफ है एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पे। ठीक है, LAC समझते होंगे आप, इंडिया चाइना जो है इंटरनेशनल बॉर्डर। चलिए सेंटेंस लंबा था। डोवाल और वैंग यी मीटिंग की वर्ब है वॉज, ऑफिशियल्स की वर्ब है वर मीटिंग, इन द वेक ऑफ यानी इस घटना के बाद में, इस बैकग्राउंड के साथ में। इंटेंसिफाइड मतलब जो चीज़ इंटेंस है, जोरों पे चल रही है। कॉन्टैक्ट जो है दोनों कंट्रीज़ का बहुत ज़ोरों से चल रहा है। हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट्स होती हैं दोनों कंट्रीज़ के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की बातचीत में, है ना। चलिए, स्टैंड ऑफ, लॉक जाम, स्टैंड स्टिल, स्टेलमेट याद होगा, ऐसी एक घटना जहाँ पे मामला रुक सा गया हो, गतिरोध आ गया हो, स्टैंड ऑफ कहलाता है। अब ये जो LAC है इसके आगे आपने द लगाया हुआ है। फॉर्मूला तो याद है ना आपको, द कहाँ कहाँ लगेगा? फिजिकल लोकेशन, ज्योग्राफिक लोकेशन के आगे द नहीं लगता है। द इंडिया, द पाकिस्तान, द बांग्लादेश कभी नहीं सुना आपने। लेकिन LAC के आगे आपने द लगाया हुआ है क्योंकि ये एक इमेजिनरी लोकेशन है। हमने बनाई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, प्रकृति ने नहीं बनाई, समझ गए ना। तो इमेजिनरी लोकेशंस के आगे आप हमेशा द लगाते हैं। अब इमेजिनरी लोकेशंस कौन कौन सी हैं? आज मैं लिख करके नहीं लाया हूँ ये कॉन्सेप्ट, वैसे ही बता रहा हूँ आपको मुँह ज़बानी। जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे इमेजिनरी लोकेशंस हैं। LAC, LOC, डुरांड लाइन, मैकमोहन लाइन, है ना, जो भी सारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं सब के सब द लेते हैं। फिर इसके बाद में जितने भी हमने रेखाएं मान रखी हैं, लाइंस मान रखी हैं अर्थ से गुजरने वाली, जैसे इक्वेटर, भूमध्य रेखा। सच में तो कोई रेखा नहीं है इक्वेटर, पर हम इक्वेटर को मानते हैं कि धरती के बीच में से गुजरती है और दो तरीके से, दो हिस्सों में धरती को तोड़ती है। तो इक्वेटर, ग्रीनविच, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, ये सारे के सारे, कर्क रेखा, मकर रेखा, सब के आगे आपको द लगाना होता है। तो याद रखना, इमेजिनरी लोकेशंस जो वास्तव में धरती पे नहीं है उनके आगे अपने द का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ पोल के आगे करेंगे, साउथ पोल के आगे करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, सबके आगे द का इस्तेमाल होगा। कह रहा है जी देयर डिसीजन टू रीडबल देयर एफर्ट्स विद अर्जेंसी टू कंप्लीट
disengagement against along the LAC indicates that they hope to make progress in time। कह रहा है उनका डिसीजन जो था डोवाल साहब का और वैंग यी का कि वो रीडबल करेंगे अपने एफर्ट्स को। डबल करना या रीडबल करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूती से करना। पहले आप चल रहे थे 10 की रफ्तार से, अब चलेंगे 20 की रफ्तार से। समझ गए ना, रफ्तार पकड़ लेते हैं जब किसी काम में तो उसको रीडबल करते हैं। तो इन दोनों कंट्रीज़ का जो फैसला था कि और रफ्तार से अपने एफर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे, एक अर्जेंसी एक इमरजेंसी के साथ में, कि ये कंप्लीट करेंगे अपनी डिसएंगेजमेंट को। इंगेजमेंट यानी झगड़ा, डिसएंगेजमेंट यानी झगड़े का सुलझना। तो ये कंप्लीट करेंगे झगड़े के सुलझाने के काम को, और जो सारा झगड़ा है LAC के अलोंग, LAC के साथ साथ। तो ये डिसीजन इनका इंडिकेट करता है कि दोनों कंट्रीज़ इंडिया और चाइना होप करते हैं कि वो प्रोग्रेस मेक करना चाहते हैं इन टाइम यानी वक्त रहते। और किससे पहले? बिफोर अ पॉसिबल मोदी शी जिनपिंग मीट एट ब्रिक्स समिट। ये इससे पहले कि एक मोदी शी जिनपिंग की मीट होगी, पॉसिबल मीट ब्रिक्स समिट से उससे पहले पहले हो जाए। तो दोनों इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि अगले अक्टूबर में मोदी जी को मिलना है शी जिनपिंग से, तो तब तक दोस्ताने रिश्ते हो जाएं, है ना, झगड़ा सुलझ जाए LAC का। इसलिए और कोशिश कर रहे हैं, रीडबल कर रहे हैं अपने एफर्ट्स को। थोड़ी वोकैब हैवी है। स्ट्रक्चर सेंटेंस की डिसीजन की वर्ब है इंडिकेट्स। इनका ये फैसला ये इंडिकेट करता है। दे की वर्ब है होप। दे आया है वैंग यी और अजीत डोवाल के लिए या इंडिया और चाइना के लिए। रीडबल करना आपको अभी समझाया था, किसी चीज़ में स्ट्रेंथ लाना, मजबूती लाना, रफ्तार को बढ़ाना। इसको डबल डाउन ऑन करना भी बोलते हैं, ठीक है ना। रीडबल और डबल डाउन ऑन। डबल डाउन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, रीडबल एक सिंगुलर वर्ड है। दोनों का मतलब यही होता है, स्ट्रेंथ लाना। इन टाइम का मतलब होता है वक्त रहते। टाइम से पहले पहले अगर कोई काम हो जाए, 4 बजे होना है तो आपने 3 बजे, 3:15, 3:30, पौने 4, 4 बजे से पहले पहले अगर उस काम को कर दिया तो आपने इन टाइम कर दिया उसको। कह रहे जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S Jaishankar's comment that 75% of the disengagement has been completed seems to point to the government's determination। कह रहा है फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, इनका जो कमेंट आया कि 75% जो डिसंगेजमेंट है। डिसंगेजमेंट देख लेना, इंगेज होती हैं जब दो आर्मियां तो मतलब एक दूसरे से झगड़ा कर रही हैं, इंगेज हो गई हैं। तू इधर से मारेगा मैं इधर से मारूंगा, है ना। इंगेजमेंट कहलाता है वॉर की या आर्मी की टर्म्स में। और डिसंगेजमेंट मतलब आप अपनी तरफ जाओ मैं मेरी तरफ जाता हूँ, झगड़ा ख़त्म। तो ये जयशंकर साहब का कहना था कि झगड़ा ख़त्म करने का जो काम है डिसंगेजमेंट का, ये 75% जो है कंप्लीट हो गया है। कह रहे ये कमेंट भी दिखाई देता है सीम्स की ये पॉइंट करता हुआ सरकार के डिटर्मिनेशन या इरादे को। और डिटर्मिनेशन किस चीज़ का है, इरादा किस चीज़ का है? टू सीज हॉस्टिलिटीज़ विद चाइना। सीज करने का, ख़त्म कर देने का हॉस्टिलिटी को, दुश्मनी को चाइना के साथ में। इतना समझ गए। आगे कह रहे जी albeit not one that would actually see a reversion to the situation at the LAC prior to 2020। कह रहे लेकिन ये हॉस्टिलिटी जो ख़त्म होगी ये वो नहीं होगी नॉट वन, जो कि albeit का मतलब होता है हालांकि, दो। कह रहा है हालांकि ये वैसी नहीं होगी जैसी जो सच में देखेगी, सी करेगी एक रिवर्जन को या पुरानी अवस्था में लौटने को। हाँ, इस सिचुएशन के जो हुआ करती थी LAC पे, चाइना इंडिया बॉर्डर पे 2020 से पहले। समझ गए ना। तो ये है ज़रूर हमारा झगड़ा ख़त्म हो रहा है, लेकिन झगड़ा ख़त्म होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चाइना ने जो हिस्से कब्जा लिए हैं 2020 से पहले, 2020 के बाद में गलवान में, वो सारे हिस्से हम चाइना से ले लेंगे। वो सिचुएशन आना बहुत मुश्किल है जो 2020 से पहले हुआ करती थी। समझ गए। चलो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस की। मिनिस्टर के कमेंट की वर्ब है सीम्स। कमेंट सीम्स टू पॉइंट। 75% की वर्ब है हैज़ बीन कंप्लीटेड। परसेंटेज की खुद की कोई वर्ब नहीं होती, जो बाद में नाउन रखा होता है उसकी वर्ब होती है। तो डिसएंगेजमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर है। यहाँ कोई काउंटेबल नाउन होता 75% ऑफ स्टूडेंट्स, तो फिर स्टूडेंट्स के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगती। नाउन को देख लिया करो, परसेंटेज की खुद की कभी वर्ब नहीं होती। चलिए, हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी, एनिमोसिटी एनमिटी, झगड़ा रैंकर, है ना, कड़वाहट। एल्बीट का मतलब होता है हालांकि, दो या इवन दो।
रिवर्ट से रिवर्जन बना है, मैंने आपको बताया था वर्ड रिवर्ट करना, यानी किसी अवस्था में लौटना, पुरानी अवस्था में लौटना, वो वर्ब है, वहाँ से नाउन बना है रिवर्जन, है ना, घर वापसी, पुरानी स्टेट में वापस चले जाना। तो याद रखना रिवर्ट और रिप्लाई दोनों वर्ब्स के बीच का डिफरेंस आपको सही तरीके से सही वर्ब को आपको यूज़ करना है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। कह रहे जी फाइनली देयर वॉज मिस्टर दोवाल्स मीटिंग विद मिस्टर पुतिन। आखिर में मिस्टर दोवाल की मीटिंग हुई मिस्टर पुतिन के साथ में, ये मीटिंग भी फाइनली हुई, विच वॉज अ रेयर प्रोटोकॉल एक्सेप्शन, जो कि एक बहुत ही रेयर, बहुत ही कभी कभी होने वाली प्रोटोकॉल की एक्सेप्शन थी, एक प्रोटोकॉल का अपवाद था। एक्सेप्शन यानी अपवाद आप समझते हैं, जो नॉर्मल से हटके हो वो एक्सेप्शन हो गया। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सिस्टम, प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट मिलेगा, पीएम से पीएम मिलेगा, फॉरेन मिनिस्टर से फॉरेन मिनिस्टर मिलेगा, तो ये प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये प्रोटोकॉल इस बार टूट गया क्योंकि हमारा एनएसए जो है रशियन प्रेसिडेंट से मिल रहा है, तो समझ गए ना, एक एक्सेप्शनल जो है मीटिंग थी एक अपने आप में। मीटिंग की वर्ब है वॉज, विच की वर्ब है वॉज, देयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा हुआ है। देयर के साथ में हमेशा यही होता है बेचारे के साथ, इसको सब्जेक्ट मान बैठते हैं लोग, ये सब्जेक्ट है नहीं, ये एडवर्ब है, और जो वर्ब इसके बाद में रखी है उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये वर्ब का सब्जेक्ट इसके बाद में कहीं रखा हुआ है। जैसे यहाँ मीटिंग है, यहाँ मीटिंग्स होता तो यहाँ पे वॉज की जगह वर लगाना पड़ता। कह रहे जी मिस्टर दोवाल्स कमेंट्स दैट ही हैड बीन सेंट बाय मिस्टर मोदी टू ब्रीफ मिस्टर पुतिन पर्सनली अबाउट द मोदी यूक्रेन विजिट कुड मीन दैट इंडिया इज एसेइंग अ मोर मिलिट्री रोल। कह रहे मिस्टर दोवाल के जो कमेंट्स हैं कि उनको भेजा गया है पैसिव वॉइस लगा के, दैट ही हैड बीन सेंट, और किसके द्वारा, मिस्टर मोदी के द्वारा, कि वो ब्रीफ करें, वो बताएं। ब्रीफ करना यानी किसी को कम शब्दों में किसी चीज़ के बारे में समझाना, तो वो ब्रीफ करें या बताएं मिस्टर पुतिन को पर्सनली मोदी यूक्रेन विजिट के बारे में, मोदी साहब की यूक्रेन के अंदर दौरे के बारे में। कह रहे ये जो कमेंट्स है ना दोवाल साहब के कि मुझे मिस्टर मोदी ने भेजा है आपसे मिलने के लिए, पर्सनली अपनी बात रखने के लिए, कह रहा है जी इन कमेंट्स का मीनिंग ये हो सकता है, द कमेंट्स कुड मीन कि इंडिया जो है बहुत भरसक कोशिश कर रहा है, ऐसे कर रहा है एक और ज़्यादा मीडिएटरी रोल की, बीच बचाव वाली भूमिका की, पीस मेकिंग में, झगड़े को सुलझाने में, मामले को रफा दफा करने में। समझ गए, कमेंट्स की वर्ब है कुड मीन, ही आया मिस्टर दोवाल के लिए, वर्ब है इसकी हैड बीन सेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। इंडिया की वर्ब है इज एसेइंग, ऐसे करना, किसी चीज़ में जोर लगाना, भरसक कोशिश करना। वो वर्ड बताया था मैंने आपको, सही वर्ड है ASSAY, डिक्शनरी में सर्च करना इसको आप, है ना, तो उसको ए से हमने ई भी कर दिया है। आजकल दोनों ही वर्ड्स भरसक कोशिश करने के लिए दोनों वर्ब्स यूज़ होती हैं। मीडिएटरी रोल यानी बीच बचाव का रोल, पंचायती वाली भूमिका। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ, जो हुआ वो सब इसने बता दिया। अब ये सेकंड पैराग्राफ में अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देगा द हिंदू कि जो हम सोच रहे हैं वो कितना पॉसिबल है होना। कह रहा है इफ़ द गवर्नमेंट इज इंडीड सीरियस अबाउट सच अ रोल इट मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट इट इंटेल्स। कह रहा है अगर सरकार जो है सच में ही सीरियस है, इंडीड सीरियस है ऐसे एक रोल को लेकर के, ऐसी एक भूमिका को लेकर के, तो इसको क्लियर होना चाहिए इस बारे में अबाउट कि क्या ये भूमिका इंटेल करती है, ज़रूरी बनाती है। इंटेल आपको वर्ड कई बार करवाया हुआ है, किसी चीज़ को टेल बना के, पूंछ बना के अपने पीछे लाना, या कहीं किसी नतीजे तक ले जाना, रिजल्ट करना, लीड टू करना। तो सरकार अगर सच में चाहती है पंचायती करना, तो सरकार को पता हो कि पंचायती की कीमत क्या है, इस पंचायती को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, व्हाट इट इंटेल्स। गवर्नमेंट की वर्ब है इज, इंडीड यानी सच में, रियली को बोलते हैं अंग्रेजी में इंडीड, है ना। इट की वर्ब है मस्ट बी, इट आया ऑफ कोर्स भारत सरकार के लिए। इट की वर्ब है इंटेल्स, यहाँ इट आया है ऐसे एक रोल के लिए, ये रोल क्या ज़रूरी बनाता है, व्हाट इट इंटेल्स। कह रहे वाइल ऑफिशियल्स हैव फ्रीक्वेंटली सेड इंडिया हैज़ कन्वेड मैसेजेस बिटवीन रशिया, यूक्रेन एंड वेस्टर्न कंट्रीज ड्यूरिंग द वॉर, mediating will require India to expend considerable goodwill, time and patience to achieve results। कह रहे जी जहाँ ऑफिशियल्स ने, अधिकारियों ने बहुत बार ऐसा कहा है, फ्रीक्वेंटली वो ऐसा कहते हैं कि इंडिया कन्वे कर चुका है
आदान प्रदान कर चुका है मैसेजेस का, संदेशों का, इन सभी के बीच में, वेस्टर्न कंट्रीज़ के, यूक्रेन और रशिया के बीच में, इस वॉर के चलते, है ना। इंडिया को बीच में बता देते हैं आकर के कि आप उसको ये बता दो जा करके। तो ये जहाँ हमारे ऑफिशियल्स बार बार कह रहे हैं कि हम बीच बचाव का काम करते हैं, कह रहे हैं वहीं पे मीडिएट करने का जो काम है, झगड़े को सुलझाने का जो काम है, पंचायती करने का जो काम है ना, ये अलग काम है। ये रिक्वायर करेगा इंडिया को कि वो एक्सपेंड करे, खर्च करे, है ना, यूज़ करे बहुत ज़्यादा अपनी गुडविल को, यानी साख को, अपनी टाइम को और अपने पेशेंस को, रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। तो पंचायती में आपको पूरा मन देना पड़ता है। झगड़ा सुलझाना ऐसा नहीं है कि साल में 2 बार मिल लिए, उसको भी बोल दिया, इसको भी बोल दिया कि बंद करो झगड़ा, ऐसे नहीं होगा झगड़ा। आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अपनी साख को भी आपको, ठीक है, गुडविल होती है आपकी, भरोसेमंदी, आपकी रेपुटेशन, आपकी साख भी दाव पे होती है, और बहुत टाइम और बहुत सारा पेशेंस आपको लगाना पड़ता है। ऑफिशियल्स की वो है हैव सेट, ऐसा कह चुके हैं। इंडिया की वो है हैज़ कन्वेड। मीडिएटिंग की वो है विल रिक्वायर। एक्सपेंड करना, खर्च करना, गुडविल आपको मैंने समझा दिया। कह रहे जी, एक मिनट रुकना, ये पेन भी आजकल उल्टा सीधा चलने लगा है। कह रहा है जी, टर्की, इंडोनेशिया एंड हंगरी हैव बीन स्पीकिंग टू बोथ साइड्स सिंस 2022 इन्वेजन। कह रहा है ये तीनों कंट्रीज जो हैं, टर्की बोलते हैं इसको आजकल, तुर्की है, और हंगरी और इंडोनेशिया, ये भी बात करती आ रही हैं दोनों तरफ से, रशिया से भी, यूक्रेन से भी। और कब से? 2022 के रशिया के इन्वेजन से, यूक्रेन के ऊपर हमले से, तब से आती हैं, मतलब बात करती आती हैं। एंड देयर आर नाउ मैनी पीस प्रपोजल्स फ्रॉम ऑल दीज पार्टीज़। कह रहा है और अब बहुत सारे पीस प्रपोजल्स आ भी चुके हैं इन सभी पार्टीज़ से। सब ने अपने अपने हिसाब से बताया कि ऐसे झगड़ा सुलझेगा। अब ये सब कौन लोग हैं, ये पूरा एक लिस्ट दे रखी है इन्होंने। पहला आदमी है यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की, दूसरे हैं मिस्टर पुतिन, तीसरे हैं जी बर्जन स्टॉक कम्युनिके। ये एक मीटिंग हुई थी झगड़े को सुलझाने वाली, शायद स्विट्ज़रलैंड में, और वहीं का जो कम्युनिके है उसका जो जॉइंट स्टेटमेंट है, वहाँ भी पीस प्रपोजल आया था। और यहाँ तक कि एक 6 पॉइंट प्रपोजल भी आया है चाइना और ब्राज़ील से झगड़े को सुलझाने का। तो प्रपोजल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अमल में कोई आ नहीं रहा। इन तीनों की वर्ब है, टर्की, हंगरी और इंडोनेशिया की, हैव बीन स्पीकिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये काम पहले भी हो रहा है और अभी भी हो रहा है सन 2022 से। पीस प्रपोजल्स की वर्ब है आर। अब आप देखो अगेन, सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि देयर लगा हुआ है, देयर से क्लोज शुरू होगा, वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो प्रपोजल्स हैं, इसलिए वर्ब भी प्लूरल में। कम्युनिके, जॉइंट स्टेटमेंट समझाया था आपको, किसी भी मीटिंग के बाद की आने वाली जो रिपोर्ट होती है, स्टेटमेंट होती है। कह रहा है जी, द कॉन्फ्लिक्ट इज़ फार फ्रॉम स्टेबल। ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बहुत दूर है स्टेबल होने से, स्थिर होने से। अभी भी इसमें चीज़ें बदलती जा रही हैं बार बार तेज़ी से। और ये काम कैसे हुआ? विद ऑमिनस साइंस ऑफ एन एस्केलेशन। कह रहा है ये काम हुआ उन साइंस के साथ में जो ऑमिनस हैं, जो अपशगुने हैं। ऑमिनस याद है ना, फॉरबोर्डिंग, ऑमिनस, अपशगुना। तो अपशगुने साइंस के साथ में हो रहा है, जो एक एस्केलेशन के हैं, झगड़े के बढ़ जाने के हैं। एस्केलेशन यानी किसी चीज़ का और तीव्र या इंटेंसिफाइड हो जाना। और इसमें एस्केलेशन में शामिल है जी ये सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग लगा के बता रहा है। पहली चीज़ है यूक्रेन्स इन्वेजन ऑफ कुर्स्क, यूक्रेन का कुर्स्क के अंदर इन्वेजन, रशिया के अंदर हमला। फिर रशियन मिसाइल स्ट्राइक्स, रशिया का मिसाइल हमला। मिस्टर जेलेंस्कीज परसिस्टेंट डिमांड टू बी अलाउड टू कैरी आउट लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स ऑन रशिया। और मिस्टर जेलेंस्की की लगातार परसिस्टेंट, लगातार बनी हुई जो मांग है कि उसको अलाउ कर दिया जाए, इजाज़त मिले कि अंजाम दे सके, वो कैरी आउट कर सके लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स को, एकदम रशिया के हर किनारे तक अपनी जो है मिसाइल को भेज सके ऑन रशिया पे। और ये काम वो करना चाहते हैं यूजिंग अमेरिकन एंड ब्रिटिश हार्डवेयर। अमेरिका और ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के मिलिट्री हार्डवेयर को, उनके मिलिट्री हथियारों को। तो अगर ये सब चीज़ें आप देखें तो बड़ी अपशकुनी सी चीज़ें हैं ये। रशिया भी स्ट्राइक कर रहा है, यूक्रेन भी अंदर घुस रहा है, जेलेंस्की बोल रहा है और बड़ा वेपन लाओ और अंदर मारूंगा रशिया को। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो बड़ा फार फ्रॉम स्टेबल है। इतने पीस प्रपोजल के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट तो बड़ा तेज़ी में है ना। कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब है इज़, फार फ्रॉम होना यानी दूर होना, डिस्टेंट होना, अभी भी नज़दीक में बिल्कुल भी ना होना।
स्टेबल यानी स्थिर, ओमिनस फॉरबोर्डिंग यानी अपशगुना, बिल्कुल उल्टा इसका होता है ऑस्पिशियस यानी शगुन भरा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एविडेंस, लेजिस्लेशन, रिसर्च, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, फर्नीचर, ज्वेलरी, सारे वो नाउन्स हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ना तो इनको सिंगुलर लगा के बताया जा सकता है अ हार्डवेयर, ना हार्डवेयर्स लिखा जा सकता है। ये देखने में लगते हैं काउंटेबल होंगे लेकिन दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल। चलिए, ये कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं आपके। आज तो फटाफट मुँह ज़बानी बता रहा हूँ मैं, ताकि क्योंकि आर्टिकल बहुत लंबा है, अलग से ग्रामर करवाने में क्लास बहुत लंबी हो जाती है। चलो, कह रहा है मिस्टर मोदीज ट्रैवल टू द यूएस दिस मंथ फॉर यूएन मीटिंग्स, द क्वाड समिट एंड अनदर मीटिंग विद मिस्टर जेलेंस्की पॉसिबली, followed by his visit to Russia for the BRICS summit will carry much responsibility। कितना लंबा सेंटेंस है पर बहुत छोटा है। कह रहे जी मिस्टर मोदी का जो ट्रैवल है अमेरिका इस महीने यूएन की समिट के लिए, मीटिंग्स के लिए वो जाएंगे। अब तो शायद वो जा भी नहीं रहे हैं, जहाँ तक मैंने लास्ट सुना था, सुबह में पढ़ा था, शायद इस बार वो यूएन की समिट को अटेंड नहीं कर रहे हैं, मीटिंग्स को। तो कह रहे जी पहली तो ये वाली ट्रैवल वाली मीटिंग जो अमेरिका में वो करेंगे या नहीं करेंगे, प्लान है। दूसरा, क्वाड नाम के ग्रुप की समिट जो होने वाली है जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है। और तीसरा, एक और मीटिंग जो होगी जेलेंस्की के साथ में पॉसिबली। और ये सारा काम होगा फॉलोड बाय, पीछे पीछे आते हुए, उनकी विजिट के जो होगी रशिया में ब्रिक्स की समिट के लिए। कह रहा है ये जो सारी मीटिंग्स है ना, जेलेंस्की के साथ में, यूक्रेन में, रशिया में, क्वाड में, कह रहा है ये सारी मीटिंग्स जो हैं यही कैरी करती हैं ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस जिम्मेदारी को। यही काम इन मीटिंग्स में होगा, कैसे झगड़ा सुलझेगा। कह रहा है लेकिन इंडियाज़ एफर्ट्स एट पीस मेकिंग मस्ट नॉट बी ओवरबर्डन्ड। लेकिन भारत के जो एफर्ट्स हैं झगड़े को सुलझाने के, उनको ओवरबर्डन नहीं होने देना है, उनको बहुत ज़्यादा बोझ तले नहीं दबने देना है। और कैसे? बाय अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ऐसी आशाओं से जो अनरियलिस्टिक हैं, जिनका कोई रियलिज्म नहीं है, जो थोड़ी सी, समझ गए ना, आपको लगता है कि हो जाएगा लेकिन होना मुश्किल है। तो ऐसा बर्डन इन कोशिशों पे नहीं डालना है। जितना रुक जाए वॉर उतनी अच्छी है, पूरी रुकना तो बहुत कंट्रीज़ ने कोशिश कर ली, रुकने वाली लगती नहीं है। समझ गए ना? जब आपके ऊपर आशाएं बहुत हो जाती हैं तो फिर आप बर्डन हो जाते हो, आपको लगता है कि यार मुझे सफल होना ही पड़ेगा। तो ऐसा बर्डन इंडिया को फील नहीं करवाना। ट्रैवल, क्वाड समिट, मीटिंग, इन तीनों की वर्ब है विल कैरी, है ना। एफर्ट जो है हमारे पीस मेकिंग के लिए, वर्ब है इसकी मस्ट नॉट बी ओवरबर्डन्ड, पैसिव वॉइस में। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। थोड़ा लंबा आर्टिकल था आज का, और ऐसे आर्टिकल्स में 40 मिनट तो इनको पढ़ाने में निकल जाते हैं ना, इसलिए मैंने अलग से ग्रामर आज नहीं ली। चलो फटाफट अपने क्विज पे आ जाओ। ग्रामर तो करवाई है आपको मैंने, लेकिन अलग से कॉन्सेप्ट लिख करके लाना, क्लास वर्क देना, होमवर्क देना, वो सब आज हम नहीं कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जी, इस आर्टिकल की टोन अगर आपको डिसाइड करनी हो भारत के बीच बचाव वाले रोल को लेकर के, तो आपके हिसाब से वो टोन कैसी होगी? मेंस लेवल का क्वेश्चन है, यही क्लास वर्क है आपका। वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई दें। ये ऑप्टिमिस्टिक और एनकरेजिंग है, एंथुजियास्टिक और सपोर्टिव है, कॉशियसली स्केप्टिकल है, क्रिटिकल और डिसमिसिव है। चलो पहले मीनिंग देख लेते हैं इनका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एंथुजियास्टिक मतलब जोश से भरी हुई, सपोर्टिव यानी सपोर्ट करने वाली, एनकरेजिंग और एंथुजियास्टिक एक ही बात है, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशाओं भरी, क्रिटिकल यानी आलोचना भरी, डिसमिसिव यानी जिसको डिसमिस कर दिया जा सके, जिसको खारिज कर दिया जा सके, स्केप्टिकल यानी शंकाओं भरी, और कॉशियसली मतलब सावधानी से। तो इनकी जो टोन है आर्टिकल में, ना तो ये सपोर्टिव है, ना एनकरेजिंग है, ना आशा से भरी है, ना एंथुजियास्टिक है, ना ये आलोचना भरी है, ना ये खारिज करने वाली है। आर्टिकल बोल रहा है कि हमें थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म है, शक है कि आप इस काम को शायद अच्छे से ना कर पाएँ जितना आप चाहते हैं। और कॉशियसली स्केप्टिकल है, अपनी कॉशन को, अपनी सावधानी को भी दिखा रहा है ना। एकदम जब आप हर चीज़ को फूंक फूंक के, कॉशियसली मतलब एकदम फूंक फूंक के पाँव रखने वाली, तो एकदम फूंक फूंक के पाँव रख करके स्केप्टिसिज्म दिखा रहा है अपना, कि कैसा इसको लगता है कि ये काम जो है होना मुश्किल होगा। थोड़ा सा आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। ऑप्शंस देख करके देखा करो आपका आंसर क्या बनेगा, है ना।
तो सी आंसर बन जाएगा फर्स्ट में, मेंस लेवल का क्वेश्चन था ये। सेकंड पे आ जाओ। कह रहा है जी जो फ्रेज है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जो लास्ट सेंटेंस में आया है, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? इन चारों में से कौन सी चीज के लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बताई हैं आर्टिकल में? इजी है ना ये तो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है भारत के बीच बचाव वाले रोल को लेकर के, रशिया यूक्रेन की वॉर को सुलझाने को लेकर के। तो ये है ए आंसर, इंडियाज एबिलिटी टू ब्रिंग पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। बाकी सब चीज़ें चाइना फाइना से कुछ का काम नहीं है यहाँ पे, है ना। चलो, ये रशियाज विड्रॉल फ्रॉम यूक्रेन, ये भी हो सकता था, आपको लगेगा, लेकिन भारत की एबिलिटी की बात हो रही है। एक्सपेक्टेशन ये है कि भारत करवा सकता है नहीं करवा सकता, रशिया करेगा नहीं करेगा, खुद से करेगा, कोई और करवाएगा, उसकी बात नहीं कर रहे। हमें एक्सपेक्टेशंस भारत से हैं। चलो, ये आंसर बन जाएगा आपका। यहाँ बीच में है वोकैब के क्वेश्चंस। रीड डबल करना या डबल डाउन करना, करवाया था ना ये वर्ड। जॉइंट स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं किसी कॉन्फ्रेंस के बाद में, मीटिंग के बाद में? सी से बनने वाला वन वर्ड है। फॉरबोर्डिंग का उल्टा आपसे पूछा है, ऑमिनस, ऑस्पिशियस या कम्युनिके। और इसमें आपको दो आंसर्स, दो फिलर्स हैं, मतलब दो ब्लैंक्स हैं, भरने हैं। सही वर्ड को यूज़ करना है रिप्लाई और रिवर्ट में से, ठीक है। तो रिवर्ट और रिप्लाई करवाए थे ना आपको, अलग अलग वर्ड्स हैं ये। हो सकता है वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाए यहाँ पे रिप्लाइड लिखना पड़े, रिवर्टेड लिखना पड़े, तो वर्ब की चेंज आप कर लेना फॉर्म अपने हिसाब से, सही वर्ड को आपको चूज़ करना है। चलो, लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, दूसरी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? इस वर्ड के अंदर। ढूंढो एरर्स को। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आपके आंसर्स हैं, चेक करके बताना 10 में से कितने मार्क्स मिले। जियोपॉलिटिकल आर्टिकल था, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे तो ऐसी चीज़ें। पूरा समझ में आया, और पूरी क्लास देखने वाले बच्चे पूरा लिखा, ऐसा लिख दिया करो सर पूरा देखा मैंने पीडी, और सब कुछ समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा तो पीडी आई। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है, कमेंट्स में डाल दिया करो। मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी आपसे। अंटिल देन, जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।